नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज की इस परिचर्चा में। और आज हम बात करने जा रहे हैं फिर से कि बिहार में बहार है और नीतीश कुमार है। और हमारे साथ हैं अभिषेक तिवारी जी, बहुत दिनों बाद, क्योंकि तिवारी जी जो थे वो कांवड़ यात्रा में थे, तो उसके लिए उसको सफलतापूर्वक पूर्ण करने के लिए उनको बधाई। तो बाबा भोले को आप कहाँ आपने जल चढ़ाया अभिषेक बाबा जी? वैद्यनाथ, झारखंड। बाबा वैद्यनाथ में बहुत बहुत बधाई आपको। तो उसके बाद फिर जो है वो नीतीश कुमार जी जो हैं वो इस समय फेंस के किस कोने पे बैठे हुए हैं, ये बताइए। सबसे पहले जयपुर डायलॉग्स के सभी दर्शकों को जय श्री राम। कांवड़ यात्रा पूरी करके मैं जैसे लौट ही रहा था पटना जंक्शन पे, तो मैंने देखा कि पूरे पटना शहर में अफरा तफरी मची हुई है। मैं समझ नहीं पाया इतनी ज्यादा पुलिस फोर्स क्या कर रही थी। फिर मुझे याद आया कि बिहार बीजेपी ने कहा था कि हम जो शिक्षा में ये जो शिक्षक बहाली होने वाली बीपीएससी के थ्रू इसमें डोमिसाइल नीति को जो बदला गया है उसके खिलाफ जो है हम प्रोटेस्ट करेंगे। स्टूडेंट्स जो तैयारी कर रहे हैं, शिक्षक बनना चाहते हैं, या फिर जो नियोजित शिक्षक हैं, उनकी मांग को लेकर के हम प्रोटेस्ट करेंगे। और ये एक संवैधानिक अधिकार है, आज तक मुझे ऐसा लगता था, क्योंकि बंगाल में डेमोक्रेसी की एक नई परिभाषा है कि तृणमूल कांग्रेस के लिए तृणमूल कांग्रेस के द्वारा संचालित व्यवस्था डेमोक्रेसी है। उसी प्रकार से बिहार में 23 जून की जब मीटिंग हुई तो इस बात को, डेमोक्रेसी की नई परिभाषा को शायद समझा दिया गया होगा कि ऐसे डेमोक्रेसी नहीं चलता, जनता का जनता के द्वारा, ये सब बेकार बात है। नीतीश कुमार के लिए, नीतीश कुमार के द्वारा संचालित व्यवस्था जो है वो बिहार के लिए डेमोक्रेसी क्यों नहीं मान लिया जाए। अब देखिए, जब पुलिस प्रशासन इस प्रकार से बातें करने लग जाए तो समझ में आता है। पिछले एपिसोड में जब बात हो रही थी कि क्या नीतीश पलटी मारेंगे, तो मैंने कहा था कि वो सबसे बड़ा जो दीवार है सम्राट चौधरी है, जिसने दरभंगा रेजोल्यूशन में सभी बीजेपी के नेताओं से शपथ दिलवाया था कि 2024-2025 हम इसके बिना लड़ेंगे और जीत के दिखाएंगे। और अब वो फ्रस्ट्रेशन है, क्योंकि इनको लगता था कि सेंट्रल लीडरशिप मान जाती और हम वापस पलटने में कामयाब हो जाते अगर ये आदमी जो है सम्राट चौधरी नहीं होता। तो नीतीश कुमार, और आप इतने दिनों से कवर कर रहे हैं राजनीति को, तो आपने देखा होगा कि बिहार में बीजेपी सड़कों पे इस प्रकार से निकलती नहीं है कभी भी, बहुत कम। चाहे नीतीश कुमार का इवन 2015, 16, 17 का जब टर्म रहा था, तब भी बीजेपी नहीं निकली थी। लेकिन सम्राट चौधरी ने बीजेपी के नेतृत्व को बदलने का ठान लिया है बिहार में, और नीतीश कुमार को बहुत अच्छे से दिख रहा है, क्योंकि जदयू के कई नेता जो जिनका अपना जनाधार है वो टूटने वाले हैं, और वो लगातार सम्राट चौधरी से संपर्क में है। इस वजह से वो एक जो होता है ना कि फ्रस्ट्रेशन है, अब वो फ्रस्ट्रेशन बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। कहानी ये है कि डाक बंगला चौराहा है, प्रमुख चौराहा है वहां पे पटना का, और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार डाक बंगला चौराहा पे कोई प्रोटेस्ट हुआ। इसके पहले स्टूडेंट प्रोटेस्ट हुआ था, तब भी इन्होंने लाठियां चलवाई थी। अच्छा, उस स्टूडेंट प्रोटेस्ट में बेचारे ये स्टूडेंट हाथों में नेहरू जी वाला लाल गुलाब लेके गए थे, फिर भी ठंड में लाठियां चली। लेकिन मैं आपको इंसिडेंट एक याद दिलाना चाहता हूं संजय सर। इजराइल फिलिस्तीन को कूट रहा था, तो भारत में बिहार जो प्रांत है उसके अंदर रहने वाले कुछ सेकुलर शांति दूत प्राणियों को तकलीफ हुई कि बताओ ये तो गलत हो रहा है। तो इन्होंने पटना के कारगिल चौक से लेकर के डाक बंगला चौराहे तक इजराइल के खिलाफ एक प्रोटेस्ट मार्च किया था। ऐसा लगा था कि बस अब इजराइल की सरकार गिरा देंगे। इजराइल खुद बिहार में फोन करके मुख्यमंत्री से बोलेगा कि भाई ये मत कराओ यार, हम डर गए हैं। और तब जो है न लाठियां चली थी न कुछ हुआ। लेकिन ये नियम कानून इस बार बदल दिया गया, तो बिहार पुलिस की कुव्यवस्था वगैरह जो है वो सब कुछ जाहिर है। लेकिन एंटी इनकम्बेंसी इस वजह से बढ़ता जा रहा है, और इस प्रोटेस्ट का
अगर लॉस है, व्यक्तिगत रूप से विजय सिंह जी का भी जो लॉस है, वो बहुत बड़ा लॉस है। लेकिन बीजेपी और सम्राट चौधरी के लिए गेन है। आज जयपुर डायलॉग्स पे एक बात कह रहा हूं, आने वाले समय में सम्राट चौधरी बीजेपी के लिए जैसे उत्तर प्रदेश में केशव प्रसाद मौर्य साबित हुए थे, वैसे ही अध्यक्ष साबित होने वाले हैं। जी। तो ये जो आप कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी ने अपने वर्कर्स को छोड़ा नहीं, हम्म। तो उसका क्या इम्पैक्ट आ रहा है? आज भी वो गए हैं, श्रद्धांजलि दिए हैं। आज भी भाजपा की जहानाबाद कमेटी और भाजपा के बड़े-बड़े नेता विजय सिंह जी के घर गए हुए हैं। सम्राट चौधरी भी जा चुके हैं। ऐसा एक भी कार्यकर्ता नहीं है जो वहां पे डटा नहीं है, और इसी वजह से पुलिस जो प्रेशर बनाना चाहती है, जो कि अभी विजय कुमार सिंह जी का बेटे का वो वीडियो वायरल हो रहा है, जो उन्होंने आज तक का एक चैनल है बिहार तक, उस पे दिया है कि पुलिस हमको प्रताड़ित करके ये बयान दिलवाना चाहती है कि विजय कुमार सिंह जी जो है वो बीमार चल रहे थे। उनका स्टेटमेंट है वो उस चैनल पे, और ये वायरल हो रहा है ट्विटर पे। तो अब आप देखिए कि अगर बेटा इस प्रकार के स्टेटमेंट देता है तो उसका क्या समाज में इम्पैक्ट जाएगा। इम्पैक्ट तो यही जाएगा ना कि पुलिस दुर्भावना से ग्रसित है, और 3-4 ऐसे इंसिडेंट हो चुके हैं जिससे जो सवर्ण समाज नीतीश या थोड़ा बहुत आरजेडी की तरफ गया था, वो वापस बीजेपी की तरफ एकदम से आ गया है, एक झटके में आ गया है। जैसे मनीष कश्यप का अरेस्ट होना है, बिहार पुलिस की रिसेंटली जिस प्रकार से बिहार पुलिस का उपयोग नीतीश कुमार ने नए डेमोक्रेसी के परिभाषा के तहत कराया है, उसके बाद ये बदलाव दिख रहे हैं जनता में। जी। तो ये जो इन्होंने कराया है, इसके पीछे क्या कारण आपको लगता है? क्योंकि अभी तक तो आप पिछली बार जब हमने आपसे बात की थी तो आप कह रहे थे कि भाई पलटू राम जो है वापस पलटी मारने के चक्कर में पूरी तरह से पड़े हुए हैं। वही मैंने बताया ना कि जो सम्राट चौधरी ने दरभंगा रेजोल्यूशन में बताया था कि हम 2024 और 25 का चुनाव नीतीश कुमार के बिना जीतेंगे, और हम नीतीश कुमार के साथ पुनः गठबंधन नहीं करेंगे, बीजेपी अपने पैरों पे खड़ा होगी। वो फ्रस्ट्रेशन है नीतीश कुमार को। अब उनको ये लग रहा है कि वो जा भी नहीं पाए, और ये सम्राट चौधरी हमारे लोगों को तोड़ने के प्रयास में है, और बड़े-बड़े लीडर संपर्क में है। नीतीश कुमार का ऐसा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि टॉप मोस्ट लीडरशिप बीजेपी की मान जाती उनकी बात, और पुनः अलायंस हो जाता अगर सम्राट चौधरी इस रास्ते में नहीं होता, तो सिर्फ अगर सुशील मोदी होते तो। लेकिन अब ये थोड़ा सा अलायंस इम्पॉसिबल की तरफ अब चला जा चुका है, तो नीतीश कुमार अब विकल्पहीन है और सब कुछ है, तो वो फ्रस्ट्रेशन है, और फ्रस्ट्रेशन में ये सब पुलिस या कार्रवाई जो है वो हुई है। तो वैसे तो नीतीश कुमार को माना जाता है कि जल्दी फ्रस्ट्रेट होते नहीं हैं। ऐसा क्या हो गया? फ्रस्ट्रेट होते नहीं अब है, आप लेकिन देखिए जो व्यक्ति जो है वो जो लगातार इधर से उधर कूदने का एक्सपर्ट हो, वो ऐसी जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाएगा तो कैसे काम चलेगा? एग्जैक्टली आपने बिल्कुल सही बात कहा। ये उनका स्टाइल नहीं है, लेकिन ये दूसरी बार इंसिडेंट है ऐसा। एक बार उपेंद्र कुशवाहा पे भी ये को पिटवा चुके हैं पुलिस से, और फिर भी उपेंद्र कुशवाहा इनसे इनकी पार्टी में चले गए थे। तो ये मैजिक है नीतीश कुमार का, लेकिन ये नीतीश कुमार ऐसा तब करते हैं जब इनको अपनी ताकत दिखानी होती है, क्योंकि अब इनके पास विधायकों की, सांसदों की ताकत बची नहीं है। तो ये अपना शक्ति प्रदर्शन क्या करें? तो ये बताना चाह रहे हैं बीजेपी को कि अभी भी मुख्यमंत्री मैं हूं, मेरे अंदर ही पावर है। और ये बड़ा इनको लग रहा है कि ये सम्राट चौधरी जो है, उपेंद्र कुशवाहा है, ये एक और बड़ा ब्लंडर कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से अटैक किया है उपेंद्र कुशवाहा ने, चिराग पासवान ने, जीतन राम मांझी ने, और इस इंसिडेंट के बाद महागठबंधन जो बीजेपी की तरफ से जो अलायंस बनी है, उसका एक साथ सामने आना, वो नीतीश कुमार के लिए शुभ संकेत नहीं है। तेजस्वी के साथ जो हो रहा है, जो सीबीआई जांच इत्यादि हो रही है, उसमें क्या प्रगति है? उसका नीतीश कुमार के इस एक्शन से कोई संबंध है क्या? हाँ, जैसे पिछली बार तो मैंने बता ही दिया कि वो करप्शन कहाँ-कहाँ, कैसे-कैसे जमीन घोटाले में इस्तेमाल हुआ था, किसकी जमीन खरीदी गई, किसकी बेची गई, कितने में बेची गई, ये सब एक्सप्लेन किया था।
अब प्रॉब्लम ये है कि लालू परिवार को अच्छे से पता है कि जेल तो जाना है और जो साक्ष्य हैं, सबूत हैं, ईडी और सीबीआई एक दूसरे के साथ शेयर कर रही है। इसमें डेवलपमेंट यही है कि बीजेपी, मतलब बिहार बीजेपी कम से कम, वो नहीं शो करना चाहती कि हम कम से कम ईडी और सीबीआई का प्रयोग करा रहे हैं। जो कुछ भी है ईडी या सीबीआई स्वयं कर रही है। और जेल जाना जिसको भी सेक्रीफाइस करना है, चाहे वो मीसा भारती के हस्बैंड सेक्रीफाइस कर दे परिवार के नाम पे, या मीसा भारती करे, या राबड़ी देवी करे, या लालू प्रसाद यादव करे, या तेजस्वी यादव, जेल किसी एक को तो जाना पड़ेगा, क्योंकि इन सब ट्रांजेक्शन की किसी न किसी को जो है वो लेनी पड़ेगी जिम्मेदारी। जो कहते हैं जिम्मा, जिसको आपने कहा था ना, वो जिम्मा शब्द इस्लाम में है, तो इस्लाम से ये परिवार थोड़ा सा इन्फ्लुएंस सा लगता है मुझे, तो मैंने सोचा कि जिम्मा शब्द सही रहेगा, उत्तरदायी सही नहीं रहेगा। तो वो वेरी गुड। तो वो जिम्मा उठाना पड़ेगा सर। वो जिम्मा मुझे लगता है कि तेजस्वी को नहीं दिया जाएगा, क्योंकि आरजेडी वालों को लगता है कि ये उनके परिवार का फ्यूचर है, यही बचाएगा। तो मोस्ट प्रॉब्ली मीसा भारती के वो हस्बैंड हो सकते हैं, मीसा भारती हो सकती है, या लालू प्रसाद यादव तो अब कुर्बानी के स्टेज में है नहीं, कितनी बार एक ही बकरा काटेंगे, तो वो देखते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि जेल जाने से बचा पाएंगे स्वयं को। कम से कम कुछ दिन के लिए जेल तो जाना ही पड़ेगा। और ये सारा मुझे लगता है घटनाक्रम एकदम से जब 2024 का चुनाव नजदीक होगा तभी होगा बिहार में। जी 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 जी। अब इसका जो इम्पैक्ट है 2024 के ऊपर, उसको फिर आप कैसे देखते हैं? देखिए, इस सबसे बड़ा महागठबंधन के पास इस वक्त एक बड़ी समस्या ये है, एक समय में उन्होंने ठीक ठाक सवर्ण वोट तोड़ लिए थे। अभी जो स्थिति बन रही है, और जो बिहार की डेमोग्राफी सर बड़ी विचित्र हो गई है। पिछले 20 साल का इस शो की वजह से, आज जो आपने जब बताया तो मैं एक अध्ययन कर रहा था। भोजपुर, गया, जहानाबाद, सासाराम, या यूं कहिए पूरा रोहतास, कैमूर, यहां से मुसलमान शिफ्ट हुए हैं सीमांचल की तरफ या बंगाल की तरफ। अब उनके दो दो वोटर आईडी कार्ड हो सकते हैं, यह भी एक संभावना है। तो आधार से जैसे ही वोटर आईडी कार्ड लिंक हो जाएगा, मुझे लग रहा है कि बिहार में मुसलमानों की जनसंख्या 14%, 15% के आसपास, जो आपका ओरिजिनल कैलकुलेशन है सर, आपने पहले भी कहा है, उसके आसपास पहुंच जाएगी। अच्छा, इस शिफ्ट ने क्या बदला? अगर वोटर आईडी कार्ड डुअल बना लिया तो ठीक, वरना अगर नहीं बन पाया तो इस शिफ्ट ने क्या बदला कि ये जो भोजपुर है, गया है, रोहतास है, इस तरफ से तो चले गए वो वेस्ट बंगाल। तो जो टेक्निकली 19% है वो सीमांचल की तरफ तो दिखता है मुसलमानों का, वो 8 लोकसभा सीट पे। बाकी जो लोकसभा सीट पे है वो बीजेपी का इस वक्त जो करंट अलायंस है, वो वोट शेयर में सर भारी पड़ जाता है। तो महागठबंधन आज की स्थिति में अगर देखें तो मुश्किल से मुश्किल से 10 से 12 सीट जीतने में ही सक्षम है। और यही ये ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये बात सिर्फ मुझे ही पता नहीं है, देश के बिहार के बड़े बड़े पत्रकारों को पता है, तो नीतीश कुमार को भी पता है, और किसी को और को पता हो ना हो, लालू यादव को पता है। तो माई समीकरण इज नॉट वर्किंग। और उसमें से भी अगर लॉ, कुछ समीकरण में से कुछ समीकरण अब पूरी तरह से टूट चुका है और लॉ भी टूट रहा है, तो कोयरी कुर्मी में से अगर कुर्मी पूरा टूट ही जाए, सॉरी कुछ कोयरी पूरा टूट ही जाए और कुर्मी थोड़ा बहुत टूट ही जाए, तो बचता नहीं है जो एक बड़ा वोट बैंक इनको चाहिए था अपने आप को मतलब क्लोज ले जाने के लिए इस फाइट। जी, तो यदि 10-12 का ही है हिसाब किताब आपके हिसाब से, तो ये सुशील मोदी जी क्यों पींगे बढ़ा रहे थे नीतीश मैंने कुमार पहले भी के? कहा है सर कि सुशील मोदी का एक क्लोज रिलेशनशिप नीतीश कुमार से आज से नहीं है, वो उन दिनों से है जब ये दोनों स्टूडेंट रहे थे। ये दोनों साथ में काम किए, फिर साथ में विपक्ष में भी रहे, फिर साथ में सत्ता में भी काफी दिनों तक मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बने रहे। तो आपस में इनकी ट्यूनिंग है। और नीतीश कुमार ये चाहते थे कि इसी बहाने से सम्राट चौधरी को रास्ते से हटाया जाए। अगर सुशील मोदी डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं
और वो सीएम रहते हैं, तो पूरा कंट्रोल बिहार बीजेपी का एक बार फिर से उनके हाथ में आ जाएगा। उनको पता है कि सम्राट चौधरी एक कैपेबल नेता है और सम्राट चौधरी पूरे बिहार के बीजेपी का जो है वो चेहरा बदल सकता है। और मैं मानता हूं नीतीश कुमार एक चालाक नेता है और वो समझते हैं कौन कैपेबल नेता है। इसी वजह से देखिए वो पशुपति पारसनाथ से नहीं डरते, वो तेजस्वी से डरते थे, लेकिन तेज प्रताप से नहीं डरते थे। उसी प्रकार से वो चिराग पासवान से भयभीत रहते हैं, क्योंकि चिराग पासवान और जो भी उन पे डायरेक्ट अटैक करता है उनसे वो डरते हैं। सम्राट चौधरी डायरेक्ट अटैक करते हैं। आपको ध्यान होगा सर, पिछले अगर सम्राट चौधरी जब तक नहीं बने थे अध्यक्ष, बिहार बीजेपी टूटने के बाद भी अलायंस नीतीश कुमार पे डायरेक्ट अटैक नहीं कर रही थी। यहां तक कि अमित शाह ने भी दरभंगा रेजोल्यूशन के पहले नीतीश कुमार पे कभी भी डायरेक्ट अटैक नहीं किए। यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो मध्य प्रदेश में रैली की, सारे नेताओं पे हमला बोला, लेकिन नीतीश कुमार पे हमला नहीं बोला। ये वो समस्या है सर। तो ये हमेशा उप मुख्यमंत्री के लिए क्यों ट्राई करते हैं, मुख्यमंत्री के लिए क्यों नहीं करते? अब जितना बड़ा दिमाग, जितनी बड़ी सोच रहेगी वही तो। मुझे लगता है कि इस आदमी की इच्छाएं ही बड़ी सीमित है कि बस मुझे उप मुख्यमंत्री बने रहना चाहिए। तो इसी वजह से आज सुशील मोदी इस हाशिए पे है और मेरे ख्याल से अब लास्ट टर्न्योर भी इनका चल रहा है और इनके राजनीतिक कैरियर एकदम से समाप्ति की ओर है। अब ये देखना है कि बस 2024 तक का इंतजार होता है, अंतिम समय तक 2025 तक का। 24 तो नहीं, 24 में तो ऑब्वियसली कोई दिक्कत नहीं है। या फिर थोड़ा दिन और इनको ड्रैग किया जाता है। जी। तो ये इनका जो कुर्मी वोट है, क्या अभी भी पूरी तरह से इनके साथ में इंटैक्ट है क्या? क्या बिहार में इंडिपेंडेंट वोट नहीं होता क्या? क्या बिहार में सारा वोट जो है वो जाति के हिसाब से ही चलता है क्या आज भी? हम जानते हैं कि बिहार में केवल 11 या 12% अर्बन वोट है, बाकी सारा रूरल है। लेकिन फिर भी कुछ तो परिवर्तन हुआ होगा। नहीं, क्या क्या अगर हम आप और हम अगर ठीक से विश्लेषण करके देखें 2014 का समीकरण, 2015 का चुनाव, 19 का चुनाव, 20 का चुनाव, इन 4 चुनाव को अगर हम मान लें एक पैरामीटर, तो जिस गठबंधन का जातीय समीकरण अच्छा था वो गठबंधन जीता। 2014 में आरजेडी कांग्रेस एक साथ थी, बीजेपी उपेंद्र कुशवाहा और पासवान एक साथ थे और नीतीश कुमार अलग अलग लड़े थे। रिजल्ट था बीजेपी एनडीए जो है वो 32 सीट जीती। ठीक, अब आते हैं 2015 में, ये समीकरण बदल जाता है, नीतीश कुमार और लालू यादव साथ में आ जाते हैं, बाकी समीकरण वैसे ही रहता है। लेकिन उस समय लौकुश समीकरण को तोड़ने का बीजेपी के पास कोई बड़ा अस्त्र नहीं था, तो लौकुश समीकरण इंटैक्ट रहता है और सिर्फ वही समीकरण इतना इंपैक्ट डाल देता है कि महागठबंधन 165 सीट विधानसभा में जीत जाती है। अब आते हैं 2019 में, ये लौकुश समीकरण विद पासवान शिफ्ट होता है एनडीए में। आउट ऑफ 40 39 लोकसभा सीट एनडीए जीत जाती है और आरजेडी 0 पे आ जाती है। आज से 30 साल पहले किसी ने सोचा होगा कि आरजेडी बिहार में 0 लोकसभा सीट पे होगी? मैं दावा कर सकता हूं, मैं भी नहीं सोच सकता था। तो सारा खेल समीकरण का है। अब आते हैं ये जो अभी का करंट समीकरण है। चूंकि आरसीपी सिंह भी बीजेपी में आया है, जो कि लौकुश समीकरण से उपेंद्र कुशवाहा भी बीजेपी में है और इस वक्त कुशवाहा तो बीजेपी का अध्यक्ष ही है, सम्राट चौधरी। तो अच्छा, कुशवाहा नाराज भी चल रहे हैं क्योंकि लगातार आरजेडी के साथ वो अफोर्ड नहीं कर सकते। कुर्मी इस वजह से थोड़े बहुत टूटे हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि जो रामनवमी वाला इंसिडेंट हुआ उसमें जो पुलिस का और नीतीश कुमार का रोल रहा, वो मुसलमानों की तरफ एक तरफ से कंप्लीट समर्पित भाव से रहा और जितने लोगों पे कार्रवाई हुई उनमें से बहुत सारे लोग कुर्मी समुदाय से थे। तो रातों रात समीकरण नहीं बदलता, वो समय लगता है, लेकिन कुर्मी भी टूट रहा है। लॉकुश में से कुछ टूट चुका है, लॉ बचा हुआ है वो भी आधा टूट रहा है।
तो अब जो ये गठबंधन है ये वापस 2019 की तरफ जा रहा है। अगर इसमें से थोड़ा बहुत और तोड़ पाएंगे बड़े और कुछ कुर्मी नेता तो बस कहानी समाप्त है। जी। तो आरसीपी सिंह यद्यपि अध्यक्ष रहे हैं, लेकिन क्या उनका इतना इम्पैक्ट है क्या कुर्मियों में? अभी नहीं है। देखिए सर, बीजेपी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो इम्पैक्ट क्रिएट कराती है। अगर आप 2017 के पहले पूछते तो लोग कह रहे थे केशव प्रसाद मौर्य कुछ इतने बड़े नेता तो नहीं है जो उत्तर प्रदेश में अध्यक्ष बना दिया। पर यही बीजेपी की ताकत है, उसके पास सोशल मीडिया है, उसके पास इन्फ्लुएंसर्स की अपनी टीम है, वो एकदम से नेता का कद बढ़वा देती है, वो रैलियां करवाती है, उसके पास भीड़ होता है। तो जिस दिन भी आरसीपी सिंह को इन सब चीजों की आवश्यकता होगी बीजेपी की तरफ से, वो उनकी रैलियों में भीड़ भी आ जाएंगी, भले ही वो कंप्लीट कुर्मियों की ना हो, उसमें बीजेपी के लोग हो, लेकिन वो भीड़ आएगी, नीतीश कुमार पे हमला होगा, अटैक होगा, ये बताया जाएगा कि किस प्रकार से कुर्मी वोट के साथ उन्होंने बेईमानी की है, अब वो कुर्मी बिरादरी से निष्कासित किए जाते हैं, जैसा शत्रुघ्न सिन्हा के साथ 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले पटना सिटी में हुआ। और एकदम से उनको जो कायस्थ समाज ने है वो बायकॉट कर दिया। मेरे सामने की बात है, चित्रगुप्त पूजा में मैं गया हुआ था। शत्रुघ्न सिन्हा एक बहुत बड़े सम्मानित नेता, कम से कम बीजेपी से ना भी रहे तो भी, और बड़ा सम्मान था जो है कायस्थों में उनका। कायस्थ समाज ने उनको चित्रगुप्त पूजा से निकाल दिया सर, और ये कहा कि आप अंगूर के गुच्छे हो गए हैं, आप भाजपा से नहीं, आपने कायस्थ समाज से गद्दारी की है, आरजेडी के हम साथ कभी भी नहीं खड़े हैं, आप चले जाइए। तो वो चीजें क्रिएट कराती है बीजेपी, उसके पास बीजेपी के पास वो मैन पावर मसल पावर है, वो कामयाब हो जाएगी उसमें। जी। जी, और सवर्ण वोट का क्या रुख है? क्या वो अभी भी भाजपा के साथ है? बीच में ऐसा लग रहा था कि सवर्ण वोट जो है वो, आपने पहले भी कहा था कि कुछ कुछ आरजेडी की तरफ हो रहा था और उसका मोह भंग हो रहा था भारतीय जनता पार्टी से। आप उसका इसके बारे कारण में थोड़ा नीतीश कुमार विश्लेषण था विस्तार से करें। जी। उसका कारण भी नीतीश कुमार था। नीतीश कुमार, अगर आप टेक्निकली देखिए तो सवर्णों के खिलाफ ज्यादा हार्श रहा है कंपेयर टू इवन लालू प्रसाद यादव। लालू प्रसाद यादव के बारे में ये जरूर कहा गया है कि भूरा बाल साफ करो, उन्होंने कहा, लेकिन ये बात सही रही है कि लालू प्रसाद यादव ने राजपूतों को तो स्पेशली प्रोटेक्ट किया सर। बड़े बड़े राजपूत लीडर उनके साथ रहे और तुति बोलती थी, लेकिन भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण, कायस्थ, इन सब के खिलाफ नीतीश कुमार ने स्पेशली स्ट्रेटेजिक ढंग से जो है वो काम किया। और उनके बहुल एरिया में भी ऐसे ऐसे डीएम, एसडीएम, एसपी भेजे गए जो उनके खिलाफ काम हुए, तो नाराजगी रही है सर। लेकिन नीतीश कुमार जैसे ही अलग होते हैं वो नाराजगी समाप्त हो जाती है। दूसरा, बिहार बीजेपी ने कुछ चेंजेस किए, जैसे मैंने बताया था कि हमारे पास अपडेट है कि दिल्ली के एक सांसद जो है वो बक्सर से लड़ने को तैयार हो गए हैं। चौबे साहब को उनका बोल दिया गया कि भैया आपका लास्ट टाइम था, आपने जो करना था कर लिया है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो वापस बीजेपी फोकस कर रही है उन सवर्ण इलाकों पे जो उनका कोर वोट था, बेस वोट था, कि उनको वापस अपने साथ रखा जाए। अच्छा, ठीक है, पवन सिंह को ये लोकसभा आरा से टिकट ना दे, लेकिन पवन सिंह राजपूत है सर, और पूरे भोजपुर में सर राजपूत कहा जाता है कि राजपूत ने वोट कर दिया तो इलेक्शन का रिजल्ट हो गया। भोजपुरी में एक टर्म है कि बबुआन के वोट खाली जिता जला आरा जिला। तो वो समीकरण बांधने की बात है। प्लस प्लस मीना सिंह को लिया गया, इस वजह से वो भी राजपूत है, जदयू की बड़ी नेत्री थी, वो जदयू में वोट ट्रांसफर करा रही थी, वो कंपनसेट कर दिया गया। उसी प्रकार से आप देखिए कि किस प्रकार से ऋतुराज सिन्हा जी को पटना सिटी शिफ्ट कर लिया गया है कि आप लोकसभा लड़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो सारा जो कुछ भी इनको लग रहा था कि कहीं डेंट हो रहा है, सम्राट चौधरी के नेतृत्व संभालते ही वो सब कुछ फिक्स किया जा रहा है। ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। और मैं अभी भी कह रहा हूं सर, 4 लोकसभा में अब भी आज रिजल्ट की गारंटी देता हूं। सिवान, गोपालगंज, भोजपुर, बक्सर, 2 इसमें एडिशन है, बेगूसराय
और नवादा, ये 6 बीजेपी छोड़ना भी नहीं चाहती। ये 6 लोकसभा तो एकदम गारंटी है सर, जहां पे कोई इफ बट ही नहीं है। उसके अलावे मेरे हाथ में कम से कम 10 ऐसे लोकसभा हैं। मुंगेर हो गया, इसके अलावे जमुई हो गया, इसके अलावे हाजीपुर हो गया, वैशाली हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया, दरभंगा हो गया। अ, इनमें से कोई सीट आरजेडी अभी हिला नहीं पा रही। तो वो एक फ्रस्ट्रेशन है नीतीश कुमार के मन में कि ये वो सीट्स हैं जहां से अगर आप 2020 का चुनाव देखें जो बदला, शाहाबाद क्षेत्र जिसमें 3 लोकसभा, भोजपुर, बक्सर और काराकाट, सासाराम, ये 4 लोकसभा अगर आप देखें शाहाबाद में, ये आरजेडी ने स्वीप किया था। लेकिन अभी बदले हुए परिवेश में ये भी बीजेपी के हाथ में है। और 2020 का चुनाव जहां से बदला, दूसरी जो प्रधानमंत्री की रैली हुई थी मुजफ्फरपुर से, वो आप देखिए तो आप देखिए दरभंगा, वैशाली, मुजफ्फरपुर, ये पूरा तिरहुत प्रमंडल भी बीजेपी के साथ है। ऐसा कैसे हो रहा है? और इस वजह से वो नीतीश कुमार को समझ में नहीं आ रहा है कि प्लान कैसे करें। ये जो डेमोग्राफी बदल गई, अब तो डेमोग्राफी बदल गई, अब तो मुसलमान वहां से शिफ्ट हो चुका है। जब बताया जा रहा था कि सासाराम हो गया, गया हो गया, यहां से मुसलमान शिफ्ट हो रहे हैं सीमांचल की तरफ या बंगाल की तरफ, तब तो कोई प्रावधान नहीं किया गया। तो अब तो वो बदल चुका है डेमोग्राफी, और वहां पे सवर्ण है तो है, वो अकेले जिता रहे हैं तो जिता रहे हैं, अब क्या कर सकते हैं वहां पे। जी जी। और सीमांचल जो मिनी पाकिस्तान है, अब ये बड़ी टेढ़ी कांग्रेस का चीज है क्या सर। रहेगा? किशनगंज की सीट तो उन्हीं की है ना, वो तो तो नहीं छोड़ेंगे। कांग्रेस सीट लेगी कितनी अगर एक गठबंधन में गए तो? देखिए मेरा ये मानना है सर कि कांग्रेस 7 से 8 सीटों से नीचे नहीं मानेगी। 40 सीटें हैं, अब बच गए 16-16 सीट, तो आपको 2 सीट लेफ्ट को देना होगा अगर लेफ्ट। और एक बात मैं बता दूं, अगर आरजेडी ये सोच रही है या जदयू कि वो बिना लेफ्ट के कुछ अच्छा परफॉर्म करेगी, तो भारी भूल है। अगर इस गठबंधन से कहीं लेफ्ट को बाहर कर दिया, तो ये सीट सर बीजेपी एनडीए की 33 तक जाएगी, मैं लिख के देता हूं। फिर सीमांचल छोड़ के ऐसा कोई लोकसभा का सीट नहीं होगा जो इन पूरे महागठबंधन को नसीब होगा। जी तो पिछली बार तो सीमांचल की सिर्फ किशनगंज सीट आई थी, वो भी कांग्रेस को आई थी, और बाकी आरजेडी को, जैसा आपने कहा, उसको एक भी नहीं आई थी। आपको लगता है कि आरजेडी इसको बराबर की सीट देगी? अभी जो स्थिति है सर, अभी जो स्थिति है, मुझे लगता है कि अब आरजेडी रीथिंक जरूर करेगी, और नीतीश कुमार को मुझे लगता है कि 14-15 पे निपटाएगी। इस वजह से क्योंकि नीतीश कुमार के पास ना तो इस वक्त विधायक है, और जब अभी सांसदों में उनके सिटिंग सांसदों में जब टूट होगी और जब वो बीजेपी की तरफ आएंगे, वो चुनाव से हो सकता है 2 महीने 1 महीने पहले ही हो ये सारा कयावाद, लेकिन जब आएंगे तब आरजेडी भी बार्गेन करेंगे, बोले कि तुम्हारे पास ऐसा कुछ है ही नहीं जिस वजह से तुम ये दावा कर रहे हो कि तुमको इतनी अधिक सीटें दी जा सके। और स्थिति में भी नहीं है नीतीश कुमार की बार्गेन कर सके, क्योंकि बीजेपी की तरफ से जो है वो क्लोज हो चुका है वो डोर, और लाठीचार्ज के बाद पूरी तरह से, तो थोड़ा सा मुश्किल है। थोड़ा सा मुश्किल है। थोड़ी हम इस समय जो कानून व्यवस्था की स्थिति है बिहार की, उसकी भी बात कर लें, क्योंकि यद्यपि नीतीश कुमार जी ने बड़ा सख्त रुख दिखाया भारतीय जनता पार्टी की ओर, अपराधियों के प्रति कैसा रुख है उनका? बड़ा कमाल का है सर, गजब का। मैं बता रहा हूं, पिछले 6 महीने में सर, 6 महीने में 5 बैंक डकैती हुई है बिहार में। ये एक आउटडेटेड चीज है जो कश्मीर में हो सकती है, समझ में आ रहा है अब तो। आपने जमतारा जैसी वेब सीरीज भी आ गई, अब तो आजकल ऑनलाइन ठगी होती है, कौन बैंक डकैती का रिस्क ले। बंदूक की गोली लग सकती है, और कहा जाता है कि बैंक डकैती में बैंकों का पैसा हड़पना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, आप पकड़े ही जाएंगे। लेकिन बैंक डकैती हो भी रही है, कुछ बड़ा कुछ हो भी नहीं पा रहा है। तो और हत्याओं की बात जहां करें, तो पिछले 1 साल में जब से ये गठबंधन बदला है, 2700 से अधिक हत्याएं हो चुकी हैं।
तो बिहार में तो पटना में तो रोज गोलीबारी होती है। अगर मेरे लिए बड़ा दिन तब होगा जब बिहार की राजधानी में किसी दिन गोलीबारी ना हो। तो इस मामले में तो कोई बात ही नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर सर देखिए, नीतीश कुमार कंट्रोल कर ही नहीं सकते राजद के साथ, क्योंकि एक माइंडसेट काम करता है राजद के साथ। राजद की सरकार जैसे ही आती है, इस प्रदेश के एक प्रकार के लोग हैं जो गैंगस्टर है, माफिया है, भू माफिया है, बालू माफिया है, उनको ये लगता है कि उनकी सरकार आ गई है। सर एक बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल दे रहा हूं, लॉ एंड ऑर्डर पे आपने सवाल पूछा तो बिहार में नीतीश कुमार को 1 साल पहले लगा था, महागठबंधन के बाद सरकार बनी जब इनकी, महागठबंधन से, कि भाई कुछ बिजनेसमैन को बुला के बिजनेस समिट किया जाए। तो पटना में तेजस्वी यादव भाषण दे रहे थे और साथ में नीतीश कुमार बैठे हुए थे कि हम एकदम लॉ एंड ऑर्डर ठीक कर देंगे, आप आइए बिहार में इन्वेस्ट कीजिए। और बिहार की राजधानी से 18 किलोमीटर दूर एक जगह है मनेर, वहां पे दो गंगा के पास बालू माफिया के बीच में जबरदस्त फायरिंग हुई, 8 लोग मारे गए सर उसी दिन, उसी मोमेंट पे। एक तरफ ये बयानबाजी चल रही थी, दूसरी तरफ आनन फानन में जो बिहार पुलिस ने सबसे अच्छा काम किया कि इस पूरे न्यूज को दबाने का प्रयास किया, लेकिन दबा नहीं पाए। तब तक दैनिक जागरण से लेकर कई अखबारों ने छाप दिया था, लेकिन वो महीने भर एक्चुअली सर टशन चलता रहा और महीने भर उस एरिया में गोलीबारी होती रही। इसी वजह से बिहार में आज भी कोई इन्वेस्ट नहीं करता, क्योंकि पता है ये लोग जो बोल रहे हैं ना कि हम लॉ एंड ऑर्डर सुधार देंगे, सबसे पहले यहां आने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए पहले इनमें इन्वेस्ट करना पड़े। लॉ एंड ऑर्डर आरजेडी के रूल में असंभव है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि एक माइंडसेट है लोगों का कि अब हमारी सरकार आ गई, अब रंगबाजी करेंगे, वापस चलेगा ये। जी, ये ठीक समाजवादियों की तरह पूर्वांचल से बहुत मेल खाता है सर। आप देखिए, समाजवादी पार्टी कंट्रोल ही नहीं कर सकती लॉ एंड ऑर्डर को जब भी समाजवादी पार्टी सरकार में, क्योंकि वो माइंडसेट में है कि अब हमारी सरकार आ गई है, अब हम बता देंगे। जी जी, और कुछ और थोड़ा-सा आपको इसके ऊपर और प्रकाश डालना चाहेंगे? उसके बाद फिर हम इस स्ट्रीम को बंद करेंगे। जी, एक चीज आपने पूछा है तो मैं बोलूंगा, चिराग पासवान के बारे में मैं बात करना चाह रहा था। चिराग पासवान जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, लोगों ने कहा था कि रिसेंटली बहुत सारे पोर्टल में न्यूज चलवाए गए कि जमुई में बड़ी हालत खराब है चिराग पासवान की, उनको इस बार सीट छोड़ना पड़ेगा। चिराग पासवान ने हाजीपुर के बाद जो दूसरी सीट पकड़ी है वो जमुई ही पकड़ी है, और सिर्फ अपने लिए नहीं, बाकी अपनी पार्टी के लिए जो लाइन है कि वो सीट हमारा है, हम वो नहीं छोड़ेंगे। इतना स्ट्रेंथ है, उसका मानना है कि जमुई सीट हम आराम से निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। और चिराग पासवान के एक बहुत करीबी से मेरी सुबह में बात हो रही थी, उनका कहना है कि हाजीपुर तो अपने किसी वीकेस्ट कैंडिडेट को भी लड़ाएंगे तो जीत जाएंगे। चिराग पासवान स्वयं जमुई से लीड करके लड़ना चाहते हैं, उनको कोई मूड नहीं है कि वो हाजीपुर जाए। वो इसलिए क्योंकि वो जितना कम सीट मिले कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस सीट को जीत में कन्वर्ट करना आवश्यक है, इस वजह से उस पर वो काम कर रहा है। चिराग पासवान दूसरी तरफ जहानाबाद का जो मैंने कहा था लोकसभा सीट चाहते हैं, वो अरुण कुमार के लिए चाहते हैं। अरुण कुमार एक प्रबल भूमिहार नेता है, और भूमिहारों की आबादी संजय सर वहां पे 3.5 लाख है। 3.5 लाख प्लस पासवान वोटर प्लस सवर्ण वोटर, रिजल्ट इन फेवर ऑफ एनडीए, बात खत्म, सीधी बात। ये वो चीजें हैं जिसपे चिराग पासवान फोकस कर रहे हैं, और हम प्रयास करेंगे जयपुर डायलॉग्स के लिए अगले 1 या 1.5 हफ्ते के अंदर चिराग पासवान का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू लेकर के चैनल पे लाने के लिए। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको अभिषेक जी, बिहार की धन्यवाद। ताज़ा स्थिति से हमको अपडेट करने के लिए। दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। जय श्री राम, जय श्री राम।